सिविल सेवा की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारी करंट अफेयर्स की क्लास 7 और 8 जनवरी की हम फिर से इसको शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो करंट वर्ड आप सुनते हैं, करंट अफेयर्स की जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो नोट्स आप बना रहे हैं, इससे रिलेटेड मैं ना आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं करंट, तो इसका मतलब क्या होता है? तो एक मतलब तो आपके दिमाग में आता होगा कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप धारा के तौर पर देखते हैं ना, कि कोल्ड करंट है ना, वार्म करंट है। ये सब आपने पढ़ा होगा अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो, या फिर अपने बचपन में भी इतनी चीज़ें तो पढ़ी होंगी। दूसरा, जब हम बोलते हैं करंट, है ना, तो एक आपको लगता है कि अरे करंट मार दिया, मतलब बिजली का झटका है, वो लग गया, है ना, तो बिजली के सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों की अगर हम बात करें मिलाकर, तो आपको इतना तो समझ में आता है कि एक वस्तु है, वो कहीं से निकल रही है और लगातार चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है। इसी को आप करंट कहते हैं, है ना। अब इसके साथ लगा है अफेयर्स, है ना, यानी कि एक कोई घटना है जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, उससे रिलेटेड कुछ अभी अचानक से कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो इसी को आप कहते हैं करंट अफेयर्स। अब ये जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं, इसको बोलते हैं इशू, है ना, यानी मुद्दा। कोई मुद्दा है, वो चल रहा है और उससे रिलेटेड चीज़ें आपको आगे मिल गई, है ना। यही बेसिकली आपका करंट अफेयर्स होता है। लेकिन जब आप वनडे का एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें बहुत चीज़ें ना एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन हो जाती हैं, जिसको आप इस फ्लो में तो नहीं डाल पाते, लेकिन वो भी फ्लो का पार्ट होती है। तो इसी के संदर्भ में देखिए, सबसे पहला न्यूज़, है ना, ये एक किताब अभी रिसेंटली लिखी गई, वाई इंडिया मैटर्स। अब ये बुक जब आप पढ़ेंगे, आपको सिर्फ बुक का नाम जानना है, लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या पता चलेगा, उसमें उसी फ्लो के बारे में बात करेंगे। वाई इंडिया मैटर्स, तो इंडिया क्यों भाई मायने रखता है ना। इंडिया मायने रखता है, इसका मतलब कि इंडिया के पास कुछ होगा, है ना, और कुछ होगा तो क्या होगा भाई, तो इसके पास अपना इतिहास है ना, इसका स्ट्रेंथ है, जो इतिहास इसका स्ट्रेंथ बनाता है, इसकी अपनी ज्योग्राफी है जो इसको स्ट्रेंथ बनाता है, इसकी इकोनॉमी है ना, ये सब इनको बनाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक किताब लिखी गई। हालांकि अभी ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, मैं इसको पढ़ लूँगा तो फिर मैं आपको इसका रिव्यू भी दूंगा। अभी मैंने इसको ऑर्डर किया है, अभी आने में थोड़ा समय लगेगा मुझ तक। इसके बाद एक दूसरी किताब है जो लिखी गई, ब्रेकिंग द मोल्ड। ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने आधी तो ख़त्म कर ली है, थोड़ा अभी इसमें बाकी है। बहुत अच्छी किताब है, इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत अच्छी किताब है। और ये जो है हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, श्री रघुराम राजन, तो उन्होंने ये किताब लिखी है। तो आप इसी तरह एक होमवर्क देख लेंगे, और होमवर्क क्या है, तो आरबीआई ही आपका होमवर्क है। ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या है, क्या करती है, इसका गठन कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके गवर्नर कौन है, इसके डिप्टी गवर्नर कौन है ना, ये आप देख लेंगे। अगला जो न्यूज़ है हमारा, वो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को लेकर के है। और क्यों है ये न्यूज़, क्योंकि अभी इसकी बैठक हो रही है विज्ञान भवन में, जो नई दिल्ली में है, और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो हमारे गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, ये कर रहे हैं। तो आपका होमवर्क है कि पहले आप ये देखेंगे कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ क्या होती हैं, इंग्लिश में इनको पीएसीज कहते हैं। तो ये आप देख लेंगे होमवर्क कि ये क्या है ना, ये क्या करती है, ये समिति क्या करती है। और आप देखेंगे इसके साथ ही कि भारत में कितने पीएसीज हैं अभी, है ना, क्योंकि कुछ साल पहले ना, कुछ महीने पहले ये फिर से न्यूज़ में था, जब पीएसीज के डिजिटलाइजेशन की बात चल रही थी कि इनको डिजिटल किया जाएगा। तो इसलिए अभी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप एक बार ये देख लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं, देखिए जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है इसके 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाते हैं, तो कृषि, पशुपालन और जो प्राकृतिक संसाधन। आप इसको कॉमन सेंस से इस तरह समझेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कोयला है ना, पानी है आपका प्राकृतिक संसाधन, नदी जिसको कह रहे हैं आप, नदी, तो नदी में आप मछली है ना, तो मछली ये भी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के तहत आ जाएगा। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जब इसमें इसमें आप कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, है ना, जैसे आपने कृषि से आटा बनाया, है ना, गेहूँ उपजाया और आटा बनाया, फिर इस आटे से आपने ब्रेड बनाया, ब्रेड बना के आपने केक बनाया और अपने केक की फैक्ट्री लगाई, तो ये क्या हो गया, ये उद्योग हो गया। और उद्योग क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में। जैसे आपने कॉटन, कपास उपजाया,
कपास से फिर आपने धागे बनाए, धागे बना के अपने कपड़े बनाए, कपड़े क्या हो गए, उद्योग में आ गए। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र आपको समझ में आया। इसके अलावा एक तृतीय क्षेत्र होता है जिसको टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है, तो उसमें सेवाएं आती हैं। अब ये सेवाएं क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं? जो सेवाएं हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, राइट। जब मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो क्या मैं आपको कोई सामान दे रहा हूँ, क्या मैं कोई सामान बेच रहा हूँ? तो आप बोलेंगे नहीं। आप क्या बेच रहे हैं, आप अपनी स्किल बेच रहे हैं, राइट। टीचिंग मेरा स्किल है, मैं वो स्किल बेच रहा हूँ। तो ये सेवाएं हैं। जैसे एक एडवोकेट है ना, ये क्या कर रहा है, ये आपको कोई सामान दे रहा है, क्या बिस्किट दे रहा है? नहीं। ये क्या कर रहा है, ये आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। ये इनके पास स्किल है कि ये केस को लड़ें और आपको जीत कर, आपको आपके लिए जीत केस में, या आपके लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और आप कोर्ट में केस जीत रहे हैं। वो कैसे जीत पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है, स्किल। एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, है ना, ये डॉक्टर आपको क्या करता है, ये आपका इलाज कर देता है ना। वो कैसे इलाज करता है, अपने स्किल से। तो आप सेवाओं को समझ गए। तो अब आपको कोई भी बोलेगा ना कि क्या सेवाएं हैं, तो आप इसी तरह कॉमन सेंस लगाएंगे और आप सेवाओं को निकाल लें कि ये सेवा क्षेत्र में आएगा, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा, ये टर्सरी सेक्टर में आएगा। उतना रटने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाएं और चीज़ें बना ले जाएं। अगला जो न्यूज़ है हमारा, वो हमारे रक्षा मंत्री हैं। वो अभी ब्रिटेन के 2 दिन के दौरे पर हैं, राजनाथ सिंह। और ये ना 22 साल में, 22 वर्ष के बाद कोई हमारे रक्षा मंत्री ब्रिटेन के दौरे पर हैं और वहाँ पे द्विपक्षीय वार्ता चलेगी। इनके साथ जो है और भी कुछ लोग गए हैं, अकेले नहीं है भाई, ऐसे भी नहीं जाते अकेले। तो इनके साथ DRDO जो है और सेवा मुख्यालय, रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, इन सब के अधिकारी गए हैं। तो आपका होमवर्क एक है कि ये DRDO क्या है, इसका गठन कब हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ है, हेड इसके कौन है और ये क्या करती है DRDO, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ी संभावना है आपकी। ये अगर अभी रिसेंट में अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा होता 1 मंथ के ड्यूरेशन में, तो बड़ी संभावना थी उसमें ये क्वेश्चन पूछने की। और ऐसा नहीं कि ये बाद में नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। क्या है भाई ये न्यूज़? न्यूज़ ये है कि हमारा एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश कहाँ है? कोई बात नहीं, नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ये हमारा देश भारत है ना। ये जो हमारे देश का नक्शा है, मैं आपको दक्षिण भारत से बता रहा हूँ। ये आप जान रहे हैं, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। ये जो इलाका है, ये है बांग्लादेश, जो हम ही से कट के बना। ये पहले भारत का ही पार्ट था। यहाँ पर चुनाव हुआ है और ये जो चुनाव है ये 12वां संसदीय चुनाव था। और इस चुनाव में वहाँ की जो पहले प्रधानमंत्री थी शेख हसीना और इनकी पार्टी है आवामी लीग, तो ये फिर से चुनाव जीत गई और ये 5वीं बार अब प्रधानमंत्री बनने जा रही है, 5th टाइम। तो ये बड़ी गौरव की बात है, महिला है। एक मुस्लिम देश में महिला का प्रधानमंत्री बनना ये वाकई बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि इस्लाम में आप जानते हैं कि महिलाओं को लेकर के उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये कितनी बड़ी बात आपको नज़र आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो शेख हसीना है, ये जो संसद बनी है, ये जो सांसद बनी है, ये इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका नाम है गोपालगंज 3। यहाँ से ये चुनाव जीत करके आई हैं। और आप जानते हैं कि हमारे बिहार में भी एक गोपालगंज है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बता दिया ताकि आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला जो न्यूज़ है वो एशियाई ओलंपिक राइफल पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता है। ये आज से शुरू हो रहा है, यानी 8 जनवरी से ये शुरू हो रहा है। और कहाँ शुरू हो रहा है? तो इंडोनेशिया में, और वहाँ की राजधानी है जकार्ता। यहीं पे शुरू हो रहा है और इसमें भारत की तरफ से 49 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। अगला जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 मिशन। आपको पता है, आपने कल के न्यूज़ में ये सुना भी होगा कि ये जो है अपने गंतव्य पर पहुँच चुका है, यानी आदित्य जो है L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है। ये मिशन हमने सितंबर में स्टार्ट किया था, हमने सितंबर में ये भेजा था। आप जानते हैं आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और ये सूर्य से संबंधित मिशन है। और इसकी जो निदेशक रही हैं उनका नाम है निगार साजी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो आदित्य L1 है ये हमारा भारत का पहला सौर अभियान है और ये बेसिकली वेधशाला है।
वेधशाला मतलब वहाँ जहाँ रिसर्च होता है। और ये करेगा क्या, कि ये सूर्य के कोरोना, सूर्य से जो भीषण ताप आती है उसका, और इन सब का जो पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेगा। और ये कैसे अध्ययन करेगा, तो ये देखिए, ये है सन और ये है अर्थ, है ना। आप जानते हैं कि ये सूर्य हो या पृथ्वी हो, सबके पास एक शक्ति होती है जिससे ये अपनी तरफ सामान को खींचते हैं, जिसको न्यूटन बाबा ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था ना, गुरुत्वाकर्षण है ना। सेब गिरा, नीचे गिरा, क्यों गिरा, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो उसी तरह हर वस्तु को सूर्य भी अपनी तरफ खींचता है, आकाश में जितने भी पिंड हैं सब अपनी तरफ खींचते हैं। तो आप सपोज करें कि यहाँ पर कोई चीज़, सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ पर कोई वस्तु है तो वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी। तो L1 पॉइंट जो है, जिसको लैग्रेंजियन बिंदु कहते हैं, ये वह बिंदु है जहाँ पर इस पॉइंट पर पृथ्वी भी खींचती है और सूर्य भी खींचता है, और यहाँ पर दोनों का पावर सेम रहता है। तो इस वजह से इस बिंदु पर क्या होगा कि वो वस्तु स्थिर रहेगी। और अगर हमने यहाँ पर अपनी वेधशाला पहुँचाई है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ईंधन कम खर्च होगा। समझ गए, दोनों के पावर से। तो ये है L1 पॉइंट, इसको L1 पॉइंट कहते हैं। ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड चीज़ें थी। इसरो का आपको हमने पहले से दे रखा है, अगर आपने होमवर्क किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप फिर से एक बार होमवर्क देख लेंगे इसरो के बारे में कि क्या है, कहाँ बना है, क्या हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेड कौन है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में है। ये एक राष्ट्र एक चुनाव के संबंध में जो चीज़ें हैं वो समझ लीजिए क्या है। सितंबर में एक समिति बनाई गई और हमारे जो अभी से पहले जो राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्हीं को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें कुल मिला के 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। और कौन कौन से लोग हैं, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं, कांग्रेस के एक सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी, और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद, ये शामिल हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और भी कुछ वरिष्ठ लोग इसमें शामिल हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है, इस समिति का ये बनाई इसलिए गई है ताकि देश में, हमारा जो देश है ना, जिसमें लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है और स्थानीय चुनाव होते हैं। अभी याद रखिएगा, अभी स्थानीय चुनाव की भी बात हो रही है, हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि किसका किसका कराएंगे, क्योंकि अभी तो बैठकें चल ही रही हैं। सितंबर में पहली बैठक हुई थी, है ना, और अभी जो है ये दूसरी बैठक शुरू हुई है। तो इन सब में एक साथ चुनाव करा लिया जाए। और एक साथ चुनाव कराने से क्या होगा, तो यही चीज़ आपका होमवर्क है कि अगर एक साथ चुनाव कराएंगे तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी पक्ष में आपको कुछ बातें बतानी है, 1 2 3 4, आपसे जितनी हो सके उतना करें। और फिर ये अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो इसके क्या समस्याएं आएंगी, यानी कि इसके विपक्ष में आपको कुछ तर्क देने हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में आपको तर्क निकालना है और एक राष्ट्र एक चुनाव के विपक्ष में आपको तर्क निकालनी है। अगला जो न्यूज़ है बहुत छोटा है और ये कदम्ब लेख से रिलेटेड है। अभी ये 10वीं सदी का लेख है और कन्नड़ और संस्कृत भाषा में गोवा में अभी हमको ये प्राप्त हुआ है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। एक न्यूज़ और है बिम्स्टेक को लेकर के, इसके महासचिव की नियुक्ति हुई है और इंदिरामणि पांडे जो हैं वो इनके अध्यक्ष बने हैं। और आपके लिए एक होमवर्क है हमारे तरफ से, जानते ही आप, सरप्राइज़ तो हम देते ही हैं। ये है बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक में आपको देखना है कि ये जो संगठन है ये क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, आपको ये देखना है। हेडक्वार्टर भी देख लेंगे, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है क्या, कहाँ है, क्या नहीं है। ठीक है, यही आपका न्यूज़ है, आप इतना सा कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।